कुछ झूठ हमारे देश में बचपन से सिखाई जाती है, वो मैं रख देता हूं कि सर्वधर्म संभाव। ये सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द न वेद में है, न पुराण में है, न गीता में है, न रामायण में है। पता नहीं किस पाखंडी ने शब्द ला के खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। सर्वधर्म संभाव होता ही नहीं है। अरे धर्म एक है तो सर्व कैसे हो गया? सर्व तो वो होता है जहां कई सारी चीजें होती हैं। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। संविधान की शपथ लेने वालों का आज तक इतनी बात समझ में नहीं आई कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय। केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक और झूठ कि भारत स्वतंत्र है। सबसे महाबड़ा फ्रॉड ये वर्ड है। स्वतंत्र, स्व अपना तंत्र, सिस्टम। 75 साल के बाद तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतेलोबाजी होती है, तू चोर मैं सिपाही होता है। कहां हम स्वतंत्र हैं? शिक्षा का तंत्र, एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, बिजनेस सिस्टम हमारा है, कोई सिस्टम हमारा नहीं। इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे व्यापार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज समय नहीं है। मेरा कार्यक्रम हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई में। वहां करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे। वहां मैं बता के आया हूं कि ये इनकम टैक्स कैसे हिंदू विरोधी है, कैसे सनातन विरोधी है। ये जीएसटी सिस्टम कैसे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो वीडियो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वन नेशन वन टैक्स, अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, मैटर चल रहा है। आज वो विषय नहीं, मैं बताता आपको कैसे ये टैक्स सिस्टम सनातन धर्म को बिजनेस के फील्ड में पीछे ले जा रहा है। थोड़ा बता दूं। अमर अकबर दो भाई, अमर अकबर, अमर के दो बच्चे, अकबर के 10। दोनों को टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलनी है। अमर के भी 2 ही बेटे, 10 गाड़ी चलानी है तो 8 ड्राइवर खरीदना पड़ेगा, 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को जरूरत नहीं है। अमर को चूंकि अब अमर के लिए मजबूरी है, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाने के लिए, 10 गाड़ी चलवाने के लिए अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे उसने रजिस्टर कराया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया, वो टीडीएस के दायरे में आ गया। जैसे उसने कंपनी रजिस्टर कराई, सीधे सीधे उसको एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। 10 गाड़ी चलवानी है, अमर को ऑफिस खोलना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, वैट फाइल करना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अकबर के 10 बच्चे थे, उसने एक एक गाड़ी सबके नाम पे खरीद लिया। अंतर क्या आया? चूंकि अकबर ने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीदी तो उसको 10 लाख में मिल गई, अमर ने पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदी, उसको 11 लाख में पड़ी। तो इनिशियली जहां 10 गाड़ी 1 करोड़ में मिली, वहीं अमर को 10 गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ी। 10 लाख शुरुआत में लॉस। उसके बाद चूंकि उसको इनकम टैक्स भी देना, जीएसटी भी देना, जीएसटी का इंस्पेक्टर को भी थोड़ा माल पानी देना, इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी कुछ माल पानी देना, सीए भी रखना, वो 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। अकबर 8 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आराम से चला सकता है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? अमर अपनी 10 गाड़ी औने पौने दाम में बेच के, अकबर को बेच के उस बिजनेस से बाहर हो गया। ये हो रहा है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर है, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं। करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे, जिसके बीच में मैंने बोला है कि आप हमसे मानो या ना मानो, एक बार सोचना कि भारत का इनकम टैक्स, भारत का जीएसटी, भारत का टैक्स सिस्टम कैसे बिजनेस के फील्ड में हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे फल मंडी है, चाहे फूल मंडी है, चाहे वो टूर ट्रेवल का काम किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है इस घटिया सिस्टम के कारण। भारत संप्रभु है, भारत सोवरिन है। सर, इस संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा है सोवरिन। प्रियम्बल का पहला शब्द सोवरिन। सोवरिन का मतलब
ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ गुलामी का होना ही नहीं चाहिए। अब की बार एयरपोर्ट जाना तो जहाज पे बैठने से पहले देखना उस पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। सब लोग जहाज पे यात्रा करते हो ना? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग करते हो? अब की बार जाके देख के आना, वीटी लिखा हुआ हर जहाज के ऊपर। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये वीटी हटाया जाए, यहां बीटी या बीएच रखा जाए, कुछ रखा जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, और सारे जहां से अच्छा। अगर ये सारे जहां से है अच्छा तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे बड़ा अब आप ही कह रहे हैं हमसे श्रेष्ठ है, मुझे कुछ कहने नहीं है। अब सवाल यह आया कि इस समस्या का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है मदरसा। अब सवाल यह है कि मदरसे बढ़ क्यों रहे? ना, हिंदू जाग के कोई मदरसे पे जाके दो लाठी चलाओगे, जेल में चले जाओगे। ऐसी गलती मत करना। मदरसा खुलवा रहे हैं संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज। भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च मत करना। और मदरसा इंसानियत को प्रमोट करता है या मजहब को? जोर से बोलिए जरा। मजहब को। आर्टिकल 27 का वायलेशन है। आर्टिकल 28 कहता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार के द्वारा किसी फंडेड स्कूल में एक भी कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। याद रखना, संविधान ने मजहबी तालीम का विरोध किया है, धार्मिक शिक्षा का विरोध नहीं किया। लेकिन यह तो तब समझ में आएगा ना जब हमारे माननीय जजों को, हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को धर्म और रिलीजन का अंतर पता होगा। इस देश का जो बेड़ा गर्क किया वो हुआ कैसे समझिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। प्रीवी काउंसिल में जज सारे के सारे अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का डिफरेंस ही नहीं पता। उन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया, धर्म को रिलीजन समझ लिया। वो सारे फैसले देते गए और फैसला क्या दे दिया उन्होंने? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि उनको कन्वर्ट कराना था। चूंकि अंग्रेजों को यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना था तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आड़ में उन्होंने फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को प्रमोट कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बने? जिनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। और बैरिस्टर कौन था? गुरुकुल में पढ़ा हुआ बैरिस्टर तो बनेगा नहीं। बैरिस्टर कौन था? जो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ था। तो जो कॉन्वेंट में पढ़ा था वो भी रिलीजन को धर्म समझ रहा था। तो शुरुआत में जितने सुप्रीम कोर्ट के जज आए वो भी धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म समझ रहे थे। और प्रीवी काउंसिल कह के गया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन होता है, तो वही जजमेंट वो कंटिन्यू करते चले गए। भारत में, भारत का संविधान, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जिस पे कभी चर्चा नहीं होती सर, इस पे यूनिवर्सिटी में चर्चा होनी चाहिए। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता तो पूरी देता है लेकिन मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ धर्मा, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ धर्मा, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेरी पार्शियल।
इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 में लिखा, संविधान निर्माताओं ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी। तुम फ्रीडम ऑफ रिलीजन में केवल यही काम कर सकते हो जिससे ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, सदाचार हो, कदाचार नहीं हो। दूसरों को झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के धर्मांतरण कराना, यह सदाचार है या कदाचार? जोर से बोलिए जरा। इतनी छोटी सी बात जो आपको समझ में आ रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हमारे मंत्रियों को और हमारे सांसदों को समझ में नहीं आती। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, उसको स्कूल खोलने का अधिकार है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मदरसा समझ लिया। अरे मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा इज ए दीनी तालीम सेंटर। और फिर जो कुछ काम होगा वो प्रियम्बल में लिखी हुई चीजों के अनुरूप होगा। प्रियम्बल क्या कहता है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। और मदरसा इन सबको खत्म करता। संविधान कहता है सब एक समान है, मदरसा कहता ना ना, जो हमारे मजहब को माने वो एक समान, जो हमारे मजहब को ना माने वो नापाक। तो मदरसा खोलने की इजाजत कैसे मिल जाएगी? भारत का संविधान कैसे दे देगा? संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है, मदरसा कहता ना, महिला पुरुष एक समान नहीं हो सकते। तो इस देश में अगर आपको भारत को बचाना है तो सबसे पहले तो भाई साहब हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। कि मेरी PIL चल रही है, हेट स्पीच को डिफाइन करिए। सारे धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा करिए कि किसी धार्मिक ग्रंथ में अगर हेट स्पीच है तो उसको, उतने पार्ट को निकाल दिया जाए। दूसरा, माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। अरे माइनॉरिटी कौन होगा? जो 5,000 हो, जो 10,000 हो, जो 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, इससे ज्यादा वाला माइनॉरिटी कह सकते हैं क्या? तो मेरी दूसरी PIL चल रही है, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। तीसरा, भारत में समान शिक्षा लागू करिए, भारत में धार्मिक शिक्षा लागू करिए, भारत में मदरसों को बंद करिए, क्योंकि जहां मदरसा वहां अशांति। भारत का मदरसा और पाकिस्तान के मदरसे का सिलेबस कॉमन है, भारत के मदरसे और बांग्लादेश के मदरसे का सिलेबस कॉमन है। पंडित नंदराम टिक्कू से यही गलती हुई। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, सब कुछ किए, लेकिन उनको लग रहा था गुरुकुल मदरसा एक समान होता। मैंने पहले कहा, गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा कभी किसी के जूस में पेशाब करता है क्या? जोर से बोलिए। गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा किसी की रोटी पे थूकता है क्या? लेकिन हमारे लोगों को लगता है संविधान की शपथ लेने वालों को गुरुकुल मदरसा एक समान है। प्रमोट करना था गुरुकुल को और खत्म करना था मदरसों को। दुर्भाग्यवश गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे बढ़ते चले जा रहे हैं।